अच्छा अब है सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट। ये बेसिकली सेक्शन 323 है, जिसका सब सेक्शन पार्ट 1 ये कहता है कि बेसिकली कंट्रीब्यूटरी बेसिकली अब देखिए समझे सबसे पहले कि कंट्रीब्यूटरी और शेयर होल्डर में फ़र्क क्या होता है। कंट्रीब्यूटरी बेसिकली उसको कहते हैं जो जिसके पास लाइबिलिटी होती है, जिस पर ये जिम्मेदारी होती है कि जिस वक्त कंपनी वाइंड अप हो रही होगी इसने कंपनी को पेमेंट करनी है, ताकि कंपनी ने जिन जिन लोगों को ताकि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके। मतलब ये कि जो कंट्रीब्यूटरी होता है ना उस पर उसकी पेमेंट ड्यू होती है, ठीक है, उसे पेमेंट करनी होती है कंपनी को जिस वक्त कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। तो अब बेसिकली होता है इस तरह से कि जिस वक्त कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो जो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, और उनकी लिस्ट बनाई जाती है जिस तरह। अब ये तो कंट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी आ गई ना कि उसे पेमेंट करनी है। एक कंट्रीब्यूटरी का होता है राइट। बाज़ औक़ात कोर्ट को अगर ये लगे कि ये कंट्रीब्यूटरी का जो राइट है वो दरअसल अननेसेसरी है तो फिर कोर्ट क्या करती है कि उसे छोड़ देती है, सेट असाइड कर देती है, ठीक है। और दूसरा ये कि कोर्ट जो होती है वो बेसिकली कंट्रीब्यूटरीज़ के दरमियान डिस्टिंग्विश कैसे करती है। कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटरीज़ होते हैं जो कि खुद अपने आप को कंपनी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एजेंट रखा होता है, ठीक है। तो कोर्ट जो होती है इन दोनों कैटेगरीज़ को डिस्टिंग्विश करके रखती है। नेक्स्ट सेक्शन है कस्टडी ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। तो इसमें यह है कि जैसे ही कंपनी जो है ये प्रोविजनल मैनेजर जो होता है वो दरअसल अपॉइंट होता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही एक प्रोविजनल मैनेजर जो है वो दरअसल कंपनी में अपॉइंट होता है, ठीक है, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर जो मैनेजर है वो बेसिकली क्या करते हैं कि कंपनी की हर एक चीज़ की जो कि कंपनी की मलकियत होती है ना वो क्या करते हैं उस चीज़ का कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद याद रखना कि जो कोर्ट होती है वो किसी भी टाइम पे जैसे ही उसका वाइंडिंग अप ऑर्डर इशू होता है कंट्रीब्यूटरीज या कोई और फिर जो ऑफिशियल मतलब जैसे ही वाइंडिंग कोर्ट जो होती है वो दरअसल वाइंडिंग अप ऑर्डर करती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाते हैं। तो जो बैंकर एजेंट ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी है वो बेसिकली क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, सरेंडर करते हैं और डिलीवर करते हैं कंपनी की हर प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद ये है कि कंपनी का कोई भी जो मेंबर है, ठीक है, उससे चाहे वो ऑफिसर है या चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो कंपनी का अंदर कोई सेक्रेटरी है, कोई ऑफिसर है, उससे बेसिकली ये रिक्वायर्ड है कि वो बेसिकली क्या करे कि जिस डेट को प्रोविंशियल मैनेजर या फिर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है जिस डेट को वो अपॉइंट हो उस डेट को उसे वो क्या करें कि ट्रांसफ़र कर दें कंपनी की जो भी चीज़। और जो कोई भी आदमी जो है वो दरअसल जानबूझ कर विदाउट रीज़नेबल काज बगैर किसी वैलिड रीज़न के अगर वो कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की मनी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की बुक्स जो है वो दरअसल ऑफिशियल लिक्विडेटर को नहीं देगा तो उससे 2 साल की सज़ा और 500 रुपीज़ जो है वो दरअसल मिलेंगे। फिर उसके बाद ना पावर टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी। इसका ये मतलब है कि कोई जैसे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर हो जाएगा तो कंट्रीब्यूटरीज जो है वो दरअसल जितने भी लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज में जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, कोई भी ट्रस्टी है, कोई भी रिसीवर है, कोई भी बैंकर है, कोई भी एजेंट है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी एम्प्लॉय है या फिर कोई भी पास्ट ऑफिसर एम्प्लॉय है या फिर जो ऑडिटर है, उस पर ये ड्यूटी है कि वो डिलीवर करे, वो कन्वे करे, वो सरेंडर करे कंपनी के तमाम एसेट्स ऑफिशियल लिक्विडेटर को। मतलब ये कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे जिस दिन ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर आएगा उस दिन कंपनी का कोई भी मेंबर है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो कंपनी के हर एसेट, चाहे वो कंपनी की कोई मनी है, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी की कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है, वो क्या करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर को डिलीवर कर देंगे, ठीक है।